दिस इज मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी दोपहर 12 बजे रोजाना ही स्टडी जीके की सीरीज आती है, जिसमें अब तक हमने टोटल 22 सेट डिस्कस कर लिए हैं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी जीके सेट 23। तो चलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2018 के लिए दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए, जो दादा साहेब पुरस्कार हैं इनको गॉडफादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है और ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित एक पुरस्कार है और फिल्म इंडस्ट्री का ये सर्वोच्च सिनेमा अवार्ड है और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है फिल्म फेयर अवार्ड्स के कार्यक्रम में। देखिए, जो 2018 के लिए है ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को, लेकिन ये दिया गया है 2019 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें इस अवार्ड के बारे में तो देखिए, इसको 1969 में शुरू किया गया था और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था देविका रानी रोरिक। और जो दादा साहेब हैं इनके निर्देशन में पहली फिल्म आई गई थी 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र। और ये जो अवार्ड है इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक लोटस दिया जाता है पदक के रूप में, ये इसकी शील्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। अनुराग सागर की रचना किसने की। देखिए, ऑप्शन में है तुलसीदास, सूरदास, कालिदास और कबीर। अगर हम इन सब की रचनाओं के बारे में बात करें तो देखिए, तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध रचना आती है रामचरितमानस, साथ ही इन्होंने कवितावली की रचना भी की थी। सूरदास हैं, इनकी भी प्रमुख रचनाएं आती हैं, एक तो है सूरसागर और एक है साहित्य लहरी। कालिदास हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं अभिज्ञान शंकुतलम और मालविकाग्निमित्र और ये एक नाटक है। कबीर की रचनाओं के संग्रह की बात करें तो देखिए, इनकी जो रचनाओं का संग्रह है इसको कहा जाता है बीजक। और जो अनुराग सागर है इसकी रचना भी की थी कबीर जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, गोदावरी की बात की जा रही है तो इसका उद्गम स्थल आता है महाराष्ट्र से। ये कुल भारत के 3 राज्यों में बहती है और अगर हम राज्यों की बात करें तो एक तो आ जाएगा इसका उद्गम राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद में ये जाती है तेलंगाना में और उसके बाद में जाती है ये आंध्र प्रदेश में और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए, टोटल 3 राज्य इसके बहाव क्षेत्र में आते हैं। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा तीनों ही इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। लेकिन जो कोयना है, ध्यान रखिएगा, ये जो नदी है ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और महाराष्ट्र में कोयना नदी पर ही कोयना बांध बनाया गया है। और जो गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो आती है मंजीरा, एक है पूर्णा और एक है प्राणहिता। यानी कि टोटल हो जाएंगी इसमें मुख्य हो जाएंगी 6, जिसमें आ जाएगी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, पूर्णा और प्राणहिता। तो यहाँ पर नहीं का पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयना। अब हम इसकी थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। ये है महाराष्ट्र और यहाँ से इसका उद्गम होता है और इस तरीके से इसके बहाव क्षेत्र से ये बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पाक्योंग हवाई अड्डा कौन से राज्य में स्थित है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है क्योंकि इसके बारे में विशेष बात आती है कि ये देश का 100वां हवाई अड्डा है और सिक्किम का ये पहला हवाई अड्डा है। यानी कि इससे बात स्पष्ट होती है कि सिक्किम में मात्र एक हवाई अड्डा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मुख्य एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए, गोपीनाथ जो बारदोली हवाई अड्डा है ये आता है असम में। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख आता है पासीघाट हवाई अड्डा और नागालैंड का एक प्रमुख आता है दीमापुर हवाई अड्डा। तो इन फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ पर ये दृश्य देख सकते हैं, ये है पाक्योंग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में है। देखिए, ये सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है और देश का हो जाएगा 100वां। ये आप फैक्टर ध्यान में रखिएगा। किनको यूरिया और एक कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। देखिए, यूरिया की बात की गई है तो ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र आता है, आप देख लीजिएगा, CONH2 का होल ट्वाइस। ये आता है यूरिया का कार्बनिक सूत्र। और अगर हम बात करें इसके फाउंडर की तो देखिए, जो लैरी पेज हैं ये तो आते हैं गूगल के फाउंडर
और जे थॉमसन है, इनको जाना जाता है प्लम पुडिंग सिद्धांत के लिए। और जो फ्रेडरिक वोलर हैं, ये आते हैं यूरिया की खोज के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? एटीएम जिसका यूज़ हम कैश के लेन देन में करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म आती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम एटीएम की हिस्ट्री के बारे में बात करें, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको, तो देखिए सबसे पहले 1967 में लंदन में इस एटीएम की स्थापना की गई थी और ये यहीं का ही एटीएम है, लंदन में। और अगर हम भारत में बात करें तो ध्यान में रखिएगा, भारत का जो पहला एटीएम है ये स्थापित किया गया था मुंबई में। और करंट से अगर हम इसको रिलेटेड करें एटीएम को, तो ध्यान में रखिएगा जो केरल है, इसमें नाव पर दुनिया का पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा बार, तो ध्यान में रखिएगा। कौन सही तरीके से समझने वाले पहले व्यक्ति थे कि हवाएं क्यों चलती हैं और पाराबैरोमीटर का आविष्कार किया? देखिए जो गैलीलियो गैलीली हैं, इनको जाना जाता है थर्मोस्कोप के आविष्कार के लिए और ये एक इटालियन है। और जो टोरसेली हैं, इनको जाना जाता है पाराबैरोमीटर के आविष्कार के लिए। फ़ारेनहाइट के नाम पर एक पैमाना आता है फ़ारेनहाइट, जिसमें हिमांक बिंदु होता है 32, लेकिन जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 12। लियोनार्डो दा विंची हैं, तो इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे कि ये बहुत ही फेमस पेंटर हैं और इनकी प्रमुख पेंटिंग्स आती हैं मोनालिसा, लास्ट सपर और विट्रुवियन मैन। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोरसेली। ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये है पाराबैरोमीटर। किसने दुनिया के पहले थर्मोन्यूक्लियर हथियार हाइड्रोजन बम को विकसित किया? हाइड्रोजन बम की बात की जा रही है, तो देखिए ये इसका जो सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत पे काम करता है नाभिकीय संलयन। दिमित्री मेंडेलीव है, इनको आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। एडवर्ड टेलर है, इन्होंने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आप इसको, एडवर्ड टेलर है, इनको आप ओपनहीमर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो ओपनहीमर है इनको जो परमाणु बम है यानी कि एटम बम है, इसके आविष्कार के लिए जाना जाता है। और जो एटम बम होता है ये एक नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड टेलर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 की थीम क्या है? देखिए आजकल एग्जाम्स में डेज और उनकी थीम के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 31 सितंबर को और 2019 की इसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छोटी चेचक यानी कि जो स्मॉल पॉक्स है, इसके लिए कौन सा वायरस है? देखिए स्मॉल पॉक्स याद रखिएगा और एक आप रखिएगा चिकन पॉक्स याद। छोटी चेचक और बड़ी चेचक या फिर चेचक, इसको आप ध्यान में रखिएगा मत, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जो स्मॉल पॉक्स है इसके लिए आता है वेरियोला वायरस, लेकिन जो चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स से आप रखिएगा सी और सी, यानी कि चिकन पॉक्स और सी से हो जाएगा वेरिसेला। तो ध्यान रखिएगा जो स्मॉल पॉक्स है इसके लिए जिम्मेदार वायरस आता है वेरियोला, लेकिन जो वेरिसेला वायरस है तो सेला वाला हो जाएगा चिकन पॉक्स से। आप जब भी आपसे ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेना, ये फैसिलिटी हर एग्जाम में होती है। अगर हम बात करें मिक्सो वायरस की, तो मिक्सो वायरस आता है जुखाम के कारक, और जो मोरबिली वायरस है इसके कारण खसरा होता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स के लिए। और इसको मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए स्मॉल से याद रखिएगा और आप ओला गाड़ी से याद रखिएगा कि जो ओला गाड़ी होती है ये बहुत ही स्मॉल होती है, छोटी होती है। और सी से याद रखिएगा कि जो चिकन पॉक्स है ये सेला से हो जाएगा, चिकन पॉक्स वेरिसेला। याहू के संस्थापक कौन हैं? देखिए याहू है yahoo.com, ये एक प्रकार का सर्च इंजन है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और ये वाला जो है ये इसका लोगो है। सैम वोल्ट की बात करें तो ये वॉलमार्ट के संस्थापक हैं। और जो गूगल है इसके यहाँ संस्थापक का नेम आना था, जो कि है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, और इसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। और एफबी की बात करें तो इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके फाउंडर का नेम आता है मार्क जुगरबर्ग। लेकिन देखिए जो जेरी यांग और डेविड फिलो हैं ये आते हैं याहू के संस्थापक, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं?
यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि जो द गाइड पुस्तक है ये एक प्रकार की R.K. नारायण की पुस्तक है और ये एक होली मैन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और R.K. नारायण की एक फेमस बुक आती है मालगुडी डेज, तो ये बात ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो देखिए इनको 1913 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको साहित्य के क्षेत्र में इनकी 2 पुस्तकें आती हैं, गीतांजलि और गोरा, इन पुस्तकों की रचनाओं के लिए। झुम्पा लाहिड़ी हैं, इनकी भी बहुत ही फेमस बुक्स आती हैं, ध्यान में रखिएगा। एक तो आती है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, दूसरी है द नेमसेक और तीसरी आती है द लॉलैंड। अरुंधति रॉय हैं, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी एक बुक आती है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और इनको 1997 में मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये सारी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी R.K. नारायण। जूनागढ़ शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? जूनागढ़ जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, तो ये जो शिलालेख है ये गुजरात में हो जाएगा और इसे रुद्रदामन शिलालेख, साथ ही इसको गिरनार का शिलालेख भी कहा जाता है। देखिए गिरनार है जो कि जूनागढ़ में एक स्थान है, इस वजह से इसको गिरनार का शिलालेख कहा जाता है। और रुद्रदामन का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है और इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो चित्र है ये इसी शिलालेख से संबंधित है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2019 में रबंग पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए जो रबंग पुल है इसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिश्रित धातु गन मेटल में कौन सी धातु शामिल नहीं होती? देखिए गन और मेटल यानी कि ये जो मेटल है इसका यूज़ किया जाएगा गन और जितनी भी बंदूकें होती हैं और उनकी जो गोलियां होती हैं उसको बनाने में। तो देखिए इसमें जो शामिल धातुएं हैं, एक तो आती है टिन, एक है जिंक और एक है तांबा। तो ये जो तीनों ही हैं ये तीनों इसके निर्माण में यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो निकल आती है इसका इसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकल। अप्रैल 2020 में माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? माधवपुर मेला देखिए जो माधवगढ़ है ये स्थित है गुजरात में, तो ये मेला भी ध्यान में रखिएगा कि जो 2020 का है ये आयोजित किया गया है गुजरात में। और अगर हम बात करें इस माधवपुर के बारे में तो इसके लिए एक विशेष फैक्ट आता है कि ये कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि जो भीष्मक है इनकी पुत्री रुक्मिणी से जब कृष्ण का विवाह किया गया था तो ये यहीं पर ही किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। और अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो आता है फ्लैमिंगो। और जो फ्लैमिंगो है इससे एक और ध्यान रखिएगा फैक्ट कि जो फ्लैमिंगो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है ये आता है एशियाटिक शेर। और यहाँ का एक गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लायनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ का एक वसंदा नेशनल पार्क है और एक है मरीन नेशनल पार्क। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। सबसे पुराना अथवा पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा था? देखिए सबसे पुराने की बात की जा रही है या बोले जा सकते हैं कि सबसे पहला। तो याहू की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था, इसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। अल्टा विस्टा को 1995 में, और जो आर्ची है इसको 1990 में, और जो गूगल है इसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन के आधार पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्ची। लेकिन इसके बाद साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आर्ची है ये सबसे पुराना और सबसे पहला इंटरनेट सर्च इंजन भी है। पृष्ठ तनाव का मुख्य कारक क्या है? देखिए पृष्ठ तनाव की बात करें तो कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंतर्गत अंदर की तरफ अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है इसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। तो अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो इसका आता है कि अणुओं के बीच में सहसंजक बल, जो कि किसी भी वस्तु के अंदर के जो अणु होते हैं उनको खिंचाव में रखता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आसंजक बल और सहसंजक बल में, तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पानी होता है ये किसी भी बोर्ड पर जब उसको फेंकते हैं तो वो उसे चिपक जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा उसमें आसंजक बल की अधिकता होती है, लेकिन जो पारा होता है वो बोर्ड पर नहीं चिपकता। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है सहसंजक बल, क्योंकि वो जो पारे के जो अणु होते हैं वो उनको आपस में खींच के रखता है, बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, अणुओं के बीच में सहसंजक बल का होना ही पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण है। कपिलधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए जो कपिलधारा जलप्रपात है ये स्थित है एमपी में और इसकी नदी का नाम आता है
नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ताप्ती की बात करें तो देखिए ये गुजरात में है और ये नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है और इसी पर स्थित है। एक उकाई बांध आता है, ये इस नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको हम जोग या फिर गोरस्पा जलप्रपात कहते हैं, तो ये इस नदी पर स्थित है। और इंद्रावती के नाम से एक हमारा नेशनल पार्क आता है, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए ढाका के नवाब सलीम उल्लाह ने इसकी स्थापना की, ये कथन बिल्कुल सही है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। स्थापना 1906 में हुई थी, तो देखिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, तो देखिए ये जो कथन है ये इसके बारे में बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, न कि स्वदेशी आंदोलन। क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, इन्होंने इसका समर्थन न करके इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और अगर हम बात करें बंगाल विभाजन के बारे में, तो ध्यान में रखिएगा इसको किया गया था 1905 में घोषित किया गया था और ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन इसके बारे में एक और फैक्ट आता है कि 1911-12 के आस में जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए थे, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों ही। पहला भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया? देखिए भारतीय डाक टिकट के बारे में बात की जा रही है और वो भी पहले, तो हम यहाँ बात करेंगे ब्रिटिश शासन के समय की। तो जो भारत का पहला डाक टिकट है ये जारी किया गया था 1854 में। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो देखिए जो विश्व का पहला डाक टिकट है ये 1840 में लॉन्च किया गया था और ये किया गया था ब्रिटेन में। और इस पर उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, इसका चित्र छापा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद में भारत का जो पहला डाक टिकट है ये कब जारी हुआ था, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। वो जारी किया गया था 21 नवंबर 1947 को, यानी कि स्वतंत्रता के वर्ष में ही हमने डाक टिकट जारी कर लिया था। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1854। कुनित्था नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? देखिए जो कुनित्था नृत्य है ये आता है कर्नाटका का, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। राणा सांगा बाबर द्वारा 1527 के कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? देखिए राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है खानवा का, और ये युद्ध हुआ था राजस्थान के भरतपुर में खानवा नामक स्थान पर, इसलिए इसको खानवा युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में जो राणा सांगा है ये हार गया था और जो बाबर है ये जीत गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की तो ये हुए थे टोटल 3, और अगर हम इसमें पहले की बात करें तो देखिए जो पहला युद्ध है ये हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और अगर हम बात करें इसमें जीता कौन था, तो ध्यान रखिएगा बाबर इसमें जीत गया था लेकिन इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था, और इसी कारण से यहाँ पर लोदी वंश का समापन हो गया था। और ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध की एक विशेष बात आती है कि जो इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, तो ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। दूसरा आता है 1556 और तीसरा आता है 1761 का। हल्दी घाटी का युद्ध है ये लड़ा गया था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। चौसा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी में, जिसमें हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी जीत गया था। ये युद्ध के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का अधिकार है, कानूनी, प्राकृतिक और मौलिक। देखिए मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल था और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 को समाप्त कर दिया गया था और इसको अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार अथवा विधि अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कानूनी अधिकार अथवा वैधानिक अधिकार। और अगर हम बात करें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में तो इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था और इसमें कुल 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? देखिए स्ट्रेंजर गैस है ये कहा जाता है जेनॉन को और इसको डिनोट किया जाता है XE से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो लेजर का आविष्कार है ये किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है TH मेनन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टेलर की बात करें तो जो एडवर्ड टेलर हैं इन्होंने हाइड्रोजन बम का सिद्धांत दिया था, और जो रॉयंटन है इन्होंने एक्सरेज की खोज की थी, और जो विलियम हर्शेल हैं इन्होंने अवरक्त किरणें यानी कि जो इंफ्रारेड रेस होती हैं इनका आविष्कार किया था। आज आपको बताना है कि जो राज्यपाल है इनको कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल जो कि राज्य का वैधानिक प्रमुख होता है, आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 123, 143 और 213। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस अनुच्छेदों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानते हैं तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगा होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।